स्टार्ट करते हैं। ओके, कल मैंने जो आप लोगों को बताया था, कल था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। ठीक है, आज जो आप पढ़ोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ोगे। कल जो एप्लीकेशंस था, एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब क्या प्रोसेस होता है, किस टाइप से हम उसे प्लांट्स के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए वो एप्लीकेबल है, किस टाइप से वो यूजफुल है, वो सब आ गया आपका एप्लीकेशंस में। टूल्स में कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बनाते हैं, कौन कौन सी चीज ऐसी होती है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूजफुल होती है, वो आता है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो टूल्स बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बेसिकली हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक दैट एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एंजाइम की रिक्वायरमेंट है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये हो गए एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज मतलब एंडोन्यूक्लियेज का मतलब है कट करना। एंडो मतलब इनर साइड से कट करना। ठीक है, इनर साइड से कट करेगा। एक्सोन्यूक्लियस आउटर साइड से कट करेगा। किसको? डीएनए के फ्रेगमेंट को। डीएनए के विकास, म्यूट योरसेल्फ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या काम करता है? कट करने का काम करता है। कट ही क्यों करेगा, क्यों नीड है एंजाइम को कट करने के लिए? देखिए, जब हमें बाहर का डीएनए चाहिए होता है और उस बाहर के डीएनए को जब हम किसी डिजायरेबल प्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उस डीएनए को कट करके ही तो हम ला सकते हैं। जितनी हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट है, जितने बेस पेयर की लेंथ हमें चाहिए डीएनए की, स्पेसिफिक साइट से हम उस एंजाइम को, उस एंजाइम की हेल्प से डीएनए को हम कट करते हैं। तो अगर इनर साइड से कट करना है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बाहर की साइड से कट करना है तो एक्सोन्यूक्लियस, कट करने के बाद डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या है? जैसे कि लाइगेज इसमें है, आप लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा होगा। रेप्लिकेशन में जब डीएनए लाइगेज क्या काम करता है? स्टिकिंग, दैट मीन्स जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो कट किया, देन उसे जैसे ही वो एंटर करेगा सेल के अंदर तो वहाँ पे जो उसे स्टिकी करेगा, यानी कि जॉइंट को जोड़ देगा। डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज क्या काम करेगा? कॉपीज ऑफ डीएनए बनाएगा। क्लोनिंग वेक्टर, फर्स्ट नंबर पे एंजाइम जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। देन सेकंड पार्ट है इसका क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर मींस वाहक, वेक्टर मींस एज अ व्हीकल। जैसे कि कोई भी अगर चीज, अगर डीएनए जा रहा है तो किसके साथ जाएगा? वेक्टर के साथ। वेक्टर मीडिएटेड जीन दो टाइप के होते हैं। जीन ट्रांसफर केस में दो टाइप का होता है, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर एंड नॉन वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। और अगर वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होगा तो प्लाज्मिड की रिक्वायरमेंट होगी। नॉन वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होगा तो क्या काम करेंगे? ऊपर से बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि बम्बार्डमेंट टेक्निक, इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक। उसमें ऊपर से ही सेल को नीचे रख देंगे और बम्बार्डमेंट की सहायता से ऊपर से जो डिजायरेबल जीन होगा उन्हें ऊपर से डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे, तो वो होता है नॉन वेक्टर मीडिएटेड। लेकिन अगर वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर करना है, जो कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो उसमें क्या करेंगे कि प्लाज्मिड को इंसर्ट करेंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर की रिक्वायरमेंट हुई। देन होस्ट ऑर्गेनिज्म, एंजाइम से हमने कट कर लिया बाहर के डीएनए को और जोड़ने का भी काम हमने कर लिया, लेकिन अब उसे किस चीज में इंसर्ट करना है? इसे हम उस डिजायरेबल क्रॉप में इंसर्ट करेंगे जिसका हमें डीएनए चेंज करना है। ठीक है, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म की भी रिक्वायरमेंट है। डीएनए इंसर्ट और फॉरिजन डीएनए, डीएनए को इंसर्ट किया गया, लिंकर एंड अडेप्टर सीक्वेंस, जैसे ही उसे इंसर्ट किया गया देन उस चीज को आगे प्रोसेस में लाने के लिए अडेप्ट किया जाएगा, लिंकर एंड अडेप्टर सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में a number of specific enzymes are utilized to achieve the objective of recombinant DNA technology। जो एंजाइम्स होते हैं उनके एंजाइम्स का क्या पार्टिसिपेशन होता है? एंजाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे पार्टिसिपेशंस देते हैं। लाइक दैट
द एंजाइमोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की एंजाइमोलॉजी देखें, एंजाइम का व्यवहार देखें, तो पॉइंट नंबर 1 पे जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? दीज एंजाइम्स सर्व एज इम्पोर्टेंट टूल टू कट डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट। मीन्स ये एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक साइट पर कट करने का काम करता है, विच इज बेसिक नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए एक बेसिक नीड है। दीज आर एंजाइम दैट प्रोड्यूस इंटरनल कट, ठीक है, इंटरनल कट लगाएगा, क्यों? क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इंटरनल कट यानी कि क्लीवेज यानी कि तोड़ना, इन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रैंड पर इंटरनल कट लगाएगा, ओनली विद इन और नियर सम स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक साइट पर इंटरनल कट लगाएगा, कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन साइट या रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन साइट। जैसे क्या बोलेंगे हम? रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस बोलेंगे, या रिकॉम्बिनेशन साइट बोलेंगे, या रेस्ट्रिक्शन साइट। Such recombination sequence are specific for each restriction enzyme. प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो रिकॉम्बिनेशन साइट्स होती हैं, वो जो रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। Restriction endonuclease enzyme are first necessary for recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology के लिए ये necessary होते हैं। The presence of restriction enzyme, first of all, reported by W. Erber in year 1962. अर्बर के थ्रू 1962 में सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को रिपोर्ट किया गया। He found that when the DNA of a phase was introduced into a host bacterium, it was fragmented into small pieces. उसने क्या देखा 1962 में? उन्होंने देखा कि जो डीएनए का फेज था, जब डीएनए के उस फेज को होस्ट बैक्टीरियम में देखा गया, तो उसने स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे कटे हुए देखे, ठीक है। दिस लेड हिम टू पोस्टुलेट द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे थे, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से थे? वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से थे। The first true restriction endonuclease was isolated in 1970. लेकिन जो सही तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया 1970 में किया गया फ्रॉम द बैक्टीरियम इकोलाई। कौन से बैक्टीरिया से किया गया? इकोलाई से किया गया। किसने किया? मेसेल्सन एंड युआन ने किया, ठीक है। तो ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को 1970 में आइसोलेट किया गया है, बैक्टीरियम इकोलाई से किया गया है, और मेसेल्सन एंड युआन ने किया है। लेकिन जो प्रेजेंसी इसकी देखी गई थी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो प्रेजेंसी देखी गई थी, वो किसने देखी थी? अर्बर ने देखी थी। कौन से ईयर में देखी थी? 1962 में देखी थी। और क्या देखा था उन्होंने देखा था कि जो होस्ट बैक्टीरियम में डीएनए फ्रेगमेंट के छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए हैं, वो किसकी वजह से पड़े हुए हैं? क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उन छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। Another important breakthrough was the discovered restriction enzyme HIND2 in 1970. जो सेकेंड डिस्कवरी थी एंजाइम की, HIND2 जो एंजाइम था 1970 में डिस्कवरी हुई। किसके थ्रू हुई? कैली, स्मिथ एंड नाथन्स के थ्रू हुई। व्हाट इज HIND2 एंजाइम? HIND2 कौन सा एंजाइम है? HIND2 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका 1970 में आइसोलेशन हुआ है। कहाँ, किसने किया है? कैली, स्मिथ एंड नाथन ने किया है। दे आइसोलेट इट फ्रॉम द बैक्टीरियम हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा। कौन से बैक्टीरिया से किया गया है इसका आइसोलेशन? हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से इसका आइसोलेशन किया गया है। इन द ईयर 1978 the Nobel Prize for Physiology and Medicine was given to Smith Arber Nathan for the discovery of endonuclease, ठीक है। तो
1978 में स्मिथ, अर्बर एंड नाथन्स को एक नोबेल प्राइज भी मिला। कौन से क्षेत्र में मिला? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन की लाइन में मिला। किस लिए मिला? क्योंकि उन्होंने एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, इसलिए मिला। ठीक है, फिर से बात करते हैं व्हाट इज हिंद सेकंड एंजाइम। अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज हिंद सेकंड एंजाइम, तो हिंद सेकंड एंजाइम इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम which discovered in 1970 and discovered by Cally, Smith and Nathan, and it is isolated from Bacterium Haemophilus influenza, and in 1978 Nobel Prize for Physiology and Medicine was given to Smith, Herbert and Nathan for the discovery of endonuclease. ओके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात हो गई। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते कितने टाइप्स के हैं? तो टोटल 3 टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियेज। किस टाइप का होता है? एक कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है विच क्लीव ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो कि केवल डीएनए के एक स्ट्रैंड को तोड़ने का काम करता है। These enzymes have to recognize sequence of about 15 base pair length. कितनी लेंथ होती है उसकी? Approximately 15 base pair उस एंजाइम की लेंथ होती है। The require magnesium ion and ATP for their function. टाइप फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, जो कि केवल डीएनए के एक स्ट्रैंड को ब्रेक करने का काम कर रहा है, जिसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो अबाउट 15 बेस पेयर लेंथ है। जब भी वो फंक्शन करता है तो उसके फंक्शन में मैग्नीशियम आयन और एटीपी के रिक्वायरमेंट होती है। सच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्लीव द डीएनए about 100 base pair away from the 5' end of the sequence TCA located within the recombination site. रिकॉग्निशन साइट पर जहां सीक्वेंस TCA का प्रेजेंट होता है, TCA मीन्स थाइमीन, साइटोसिन एंड एडेनिन, जहां पे TCA का सीक्वेंस लोकेटेड होता है, कौन से एंड पे? 5' एंड पे। वहां से 100 बेस पेयर दूरी पर डीएनए को कट करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आर इको के, इको बी एटसेट्रा। कौन कौन से एग्जांपल है इसके? इको के एंड इको बी। क्लियर हो गया? टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, that is the enzyme recombination sequence of several restriction endonucleases eco R1। इको R1 का जो सोर्स ऑर्गेनिज्म है वो है इकोलाई, यानी कि इस्ट्रेशिया कोलाई, और रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसका होता है ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, साइटोसिन। और एंड कैसा बनाता है ये? स्टिकी या ब्लंट। ब्लंट एंड स्टिकी के बारे में आप लोगों को पता होगा। स्टिकी चिपकाने वाला, ब्लंट बिल्कुल सेपरेट करने वाला। ठीक है, इसी टाइप्स के ये एंजाइम्स यहाँ पे नंबर ऑफ एंजाइम्स दिए हुए हैं फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में उनका सोर्सेस है कि कौन कौन से किस ऑर्गेनिज्म में इससे ये आइसोलेट हुए हैं। इनका थर्ड रो में इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितना है, और एंड 2 टाइप के ही बनते हैं, ब्लंट या स्टिकी। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये एंजाइम इस टाइप का स्टिकी बनाता है और ये एंजाइम या ब्लंट बनाता है। ठीक है, आप लोगों को ये पढ़ना है। इनमें से कोई भी 5 एंजाइम्स लेना, उनका सोर्स देखना और उनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखना, और ब्लंट और स्टिकी एंड का पता लगाना है। टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट एंडोन्यूक्लियसेस फॉर जीन क्लोनिंग एंड हैंस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किस चीज के लिए यूज होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? जीन क्लोनिंग के लिए यूज होता है। दीज एंजाइम आर मोस्ट स्टेबल, they show cleavage only at specific site। ये कंपैरिजन टू टाइप फर्स्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, स्पेसिफिक साइट पर कट लगाता है, एंड देयरफॉर दे प्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ अ डिफाइंड लेंथ। क्या काम करता है? दे प्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ अ डिफाइंड लेंथ।
डीएनए फ्रेगमेंट की लेंथ को डिफाइन करता है। दीज एंजाइम शो क्लीवेज इन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए immediately out then recombination sequence. They require mgin for their functioning. इसमें केवल mgin की ही रिक्वायरमेंट होती है फंक्शन करने के लिए। रिस्ट्रिक्शन टाइप फर्स्ट की तरह इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, मेन डिफरेंस यहाँ पे आ गया। टाइप फर्स्ट में क्या था, mgin प्लस एटीपी की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे केवल mgin की रिक्वायरमेंट थी। ये एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए यूज होता है। टाइप फर्स्ट एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए यूज नहीं होता। टाइप फर्स्ट एंजाइम लेस स्टेबल था, टाइप सेकेंड एंजाइम मोर स्टेबल है। ठीक है, ये है डिफरेंस। अगर आपसे पूछे जाते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो आप इनका डिफरेंशिएट इजीली कर पाओगे। Such enzymes are advantageous because don't require ATP for cleavage. ऐसे एंजाइम एडवांसियस होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे कॉज क्लीवेज इन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। वो जो टाइप फर्स्ट एंजाइम था केवल एक स्ट्रैंड पे कट लगा रहा था, लेकिन जो टाइप सेकेंड है वो दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा रहा है। Only type second restriction endonuclease are used for gene cloning due to their suitability. ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू टाइप फर्स्ट से, इसलिए जीन क्लोनिंग में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। The recombination sequence of type second restriction endonuclease enzyme are in the form of palindromic sequence. Palindromic sequence क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, लाइक दैट आप लोगों ने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पढ़ा होगा, लाइक दैट TATA MADAM। ठीक है, आप उल्टे से पढ़ो या सीधे से पढ़ो, एक जैसा सीक्वेंस आता है। तो जो ये एक जैसा सीक्वेंस आता है, द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर इन द फॉर्म ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में परफॉर्मेंस अपनी देता है विद रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री के साथ मींस द बेस सीक्वेंस first half and the base sequence and the first half one strand DNA is the mirror image of the second half of other strand of DNA, double helix, मतलब mirror image बनाता है ये। Important example of type second restriction endonuclease including HIN-F1, ECO-R1, PVU second, ALU first, HAE third, etc. अगर आपको एग्जाम्पल भी आते हैं तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के अलग अलग आप लोगों को एग्जाम्पल लिखने हैं। अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो डिफरेंस कंप्लीटली राउट डाउन करना है। बात करते हैं टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस की। जो टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं ये जीन क्लोनिंग, दे आर नॉट यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग, दे आर इंटरमीडिएट एंजाइम बिटवीन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। ये एंजाइम्स टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के बीच में यूज होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस दे रिक्वायर मैग्नीशियम आयन एंड एटीपी। इसे भी काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन और एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एंड दे क्लीव द डीएनए एट वेल डिफाइंड साइट। ये डीएनए को एक प्रॉपर शेप में ही कट करेगा इन द इमीडिएट विकिनिटी ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसके एग्जांपल है लाइक HIN-F3 एटसेट्रा। नेचर ऑफ क्लीवेज बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। अब नेचर कैसी होती है? द नेचर ऑफ क्लीवेज प्रोड्यूस्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज अ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस। ठीक है, नेचर इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक दैट दे कट द डीएनए मॉलिक्यूल इन टू वे। ये दो वे में कट करेगा डीएनए मॉलिक्यूल को। मेनी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्लीव बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंपली एट द सेम पॉइंट विद इन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। पहला वे कौन सा है कि जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैं वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर कट लगाएंगे। कहाँ कट लगाएंगे?
सेम पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम पॉइंट? मतलब अगर AC और AC, एक वाले स्ट्रैंड पे AC के बीच का A यानी कि एडेनिन साइटोसिन के बीच में कट लगाएगा, तो सेकंड वाले स्ट्रैंड पे भी एडेनिन और साइटोसिन के बीच में ही कट लगाएगा, तो सेम सीक्वेंस सेम पॉइंट पर कट लगाएगा. एज अ रिजल्ट दिस टाइप ऑफ क्लीवेज द DNA फ्रेगमेंट विद ब्लंट एंड आर जनरेटेड. उससे क्या होगा? ब्लंट एंड बनेगा. ठीक है, ब्लंट एंड जनरेटेड हो जाएगा. जो दूसरा तरीका होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है PVU सेकेंड, HAE थर्ड, ALU फर्स्ट आर द एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग ब्लंट एंड. ये वो ब्लंट एंड बनाते हैं जो सेम साइट के रिकॉम्बिनेशन साइट पर कट लगाते हैं. ब्लंट एंड में ऑल्सो भी रेफर टू एज फ्लश एंड. तो ब्लंट एंड का सेकेंड नेम क्या है? फ्लश एंड भी हम इसे बोलते हैं. The other style of cleavage by the restriction endonucleases, the two strands of DNA are cut. In the other style of cleavages by the restriction endonuclease, the two strands of DNA are cut at two different point. एक था same point पर और second है different point पर. Such cuts are termed as staggered cut, and this result into a generation of protruding end. One strand of double helix extend a few base beyond the other strand. Such end are called as cohesive और sticky end. ऐसा end क्या बनाएगा? यानी कि एक स्टैंड पे उसने डिफरेंट साइड पे कट लगाया और दूसरे स्टैंड पे उसने अलग साइड पे कट लगाया, तो उसे वो बनाएगा कोहेसिव या स्टिकी एंड. लाइक दैट एग्जांपल आपका यहाँ पे है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ब्लंट एंड सेकंड बी पर है प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड. जब प्रोडक्शन ऑफ ब्लंट एंड पे की बात आई है तो उसने, आप देखोगे जब ब्लंट एंड की बात आती है तो आप देख पा रहे हो ऊपर वाले DNA स्टैंड पे GC के बीच में कट लगा हुआ है और लोअर साइड भी G और C के बीच में कट लगा हुआ है. तो इससे ब्लंट एंड बना, यानी कि सेपरेट दो अलग अलग स्टैंड बन चुके हैं. लेकिन अगर स्टिकी एंड की बात करते हैं तो G और A के बीच में ऊपर की साइड कट लगा है, लेकिन सेम डायरेक्शन में ना लग के डिफरेंट डायरेक्शन में A और G के बीच में कट लगा है, जिससे कि स्टिकी एंड बना. मुझे 2 मिनट देना बस. बात कर रही थी मैं कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में मैंने अभी आपको ब्लंट एंड और स्टिकी एंड के बारे में बताया. ब्लंट एंड आप देख पा रहे हो कि सेम साइड पर कट लगाएगा, और जब सेम साइड पे कट लगाएगा तो ALU फर्स्ट एंजाइम की हेल्प से ब्लंट एंड बना और ब्लंट एंड ने दोनों को सेपरेट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. लेकिन अगर स्टिकी की बात करते हैं तो EcoR1 स्टिकी एंजाइम होता है. स्टिकी एंड बनाने के लिए उसने सेम पोजीशन पर कट नहीं लगाया. सीक्वेंस सेम होगा बट पोजीशन सेम नहीं होगी, तो स्टिकी एंड बन जाएगा. स्टिकी एंड में क्या होगा कि एक स्ट्रैंड दो स्ट्रैंड के साथ कम्युनिकेट करता हुआ दिखाई देगा. ठीक है. Such end have two property to pair readily with each other when pair condition are provided. Another features of the restriction endonuclease producing such sticky end is that two or more such enzyme with different recombination sequence may generate the same sticky end. अब बात करते हैं nomenclature of restriction enzyme. nomenclature कैसा होता है restriction enzyme का? Since the discovery in 1970, ये मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि 1970 में restriction enzyme की डिस्कवरी होती. Many restriction enzyme have been identified, while type second restriction enzyme have been characterized. बहुत सारे एंजाइम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है. Each enzyme is named after the bacterium from which it was isolated.
प्रत्येक एंजाइम का जो नाम दिया गया है उसके बैक्टीरियम के आइसोलेशन के बाद ही नाम दिया गया है, यूजिंग अ नेमिंग सिस्टम बेस्ड ऑन बैक्टीरियल जीनस। किसके बिहाफ पे नाम दिया गया है? बैक्टीरियल जीनस के बिहाफ पे नाम दिया गया है, स्पीसीज के बिहाफ पे नाम दिया गया है, एंड स्ट्रेन के बिहाफ पे नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज डेराइव्ड एज, जैसे हम इको R1 की बात करें तो इको R1 कौन सा है? टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और इको R1 कौन सा एंड बनाता है? कौन सा एंड बना रहा है इको R1 यहाँ पे? स्टिकी एंड बना रहा है, ठीक है, स्टिकी एंड बना रहा है इको R1। किसका एग्जाम्पल है इको R1? टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जाम्पल है इको R1। तो अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इको R1 ई मीन्स ईस्टरशिया जीनस, ईस्टरशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई जीनस हो गया। को CO को मीन्स कोलाई यानी कि स्पेसिफिक स्पीसीज। आर मतलब स्ट्रेन देता है RY13, RY13 स्ट्रेन देता है। इको R फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन द बैक्टीरियम, ठीक है। तो इस हिसाब से नोमेनक्लेचर किया गया है। सभी का अगर एग्जांपल देखा जाए तो सभी जितने भी स्ट्रेंथ्स निकल के आते हैं, जैसे हिंद सेकंड है तो हिंद सेकंड का भी यही होगा कि H से कोई जीनस बनेगा और HIND से जीनस बन के सेकंड से उसका जब डिस्क्राइब किया गया वो बनेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी आइसोलेटेड। अब आती है इसका एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन के बारे की। एप्लीकेशंस क्या होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट किया गया, एंड यूज्ड इन लैबोरेटरी टू मैनिपुलेट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। क्यों आइसोलेट करने के बाद उसका यूज क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फ्रेगमेंट बनाने के लिए यूज है, मैनिपुलेशन ऑफ fragment of DNA, such of those that contain gene for the reason they are indispensable tools of recombinant DNA technology यानी कि genetic engineering. The most useful aspects of restriction enzyme is that each enzyme recognize the same unique base sequence regardless the source of DNA. जो यूजफुल एस्पेक्ट होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के वो मतलब यूनिक होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो फ्यूचर में कोई वर्क है एकदम यूनिक मतलब बेस से हटकर होना चाहिए, तभी तो हम किसी चीज को आगे अपनी लाइफ में लेके आएंगे, तभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक पर्सनल कोई टूल बनेगा। It means these enzymes stabilize fixed landmark along on otherwise very regular DNA molecule. This allow dividing a long DNA molecule into fragment that can be separated from each other by size with the technique of gel electrophoresis. Gel electrophoresis का क्या यूज होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट को या प्रोटीन्स को या जीन प्रोटीन्स एंड डीएनए फ्रेगमेंट को के जो साइज होते हैं उन्हें पहचानने में हेल्प करता है कि कितने फ्रेगमेंट कितने बेस पेयर का है, कितने केबी का है, उनकी लेंथ को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब हमने डीएनए के फ्रेगमेंट बना दिए, डीएनए के मॉलिक्यूल्स बना दिए, तो उन्हें पहचानेगा तभी सेपरेट करेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के थ्रू उन्हें सेपरेट किया जाता है। ईच फ्रेगमेंट दस जनरेटेड आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर फर्दर एनालिसिस, एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, इंक्लूडिंग सीक्वेंसिंग। One value of cutting DNA molecule up into a discrete fragment is being able to locate a particular gene. डीएनए मॉलिक्यूल हमने जो कट किया है, हमें ये पता चल जाएगा कि वो कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पर जीन प्रेजेंट है फ्रेगमेंट के अंदर, वेयर इट रिसाइड, विच इज डन बाय जर्नल टेक्निक ऑफ सॉर्थन ब्लॉटिंग। किसके थ्रू होगा ये? सॉर्थन ब्लॉटिंग के लिए, सॉर्थन ब्लॉटिंग के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सोन्यूक्लियस, ये आपको मैं कल बताऊंगी।